दोस्तों नमस्कार। एग्जाम बाय के क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। तो आज मैं आदिकाल पार्ट 2 लेके आया हूँ। तो शुरुआत करते हैं बहुत ही बेहतरीन प्रश्नों के साथ। बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है। तो अगर आपके पास कॉपी पेन है तो बगल में रख लीजिए, क्योंकि आपको प्रैक्टिस सेट के रूप में इनको लगाना है कि कितने हमारे क्वेश्चन सही हो रहे हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं। उससे पहले आपसे विनम्र निवेदन है कि वीडियो अच्छा लगे तो जरूर लाइक करिएगा। उसमें कोई कंजूसी मत दिखाइएगा, क्योंकि बहुत कंजूसी होती है। ठीक है, तो प्लीज प्लीज अच्छा लगे तो जरूर लाइक करना, नहीं अच्छा लगे तो बिल्कुल आप स्वच्छंद है, मत लाइक करिएगा। चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। पाउंचरियों को किसने पूर्ण किया? देखिए, प्रश्न नंबर 1 ही बहुत ही शानदार प्रश्न है। ऐसे प्रश्न लेके आया हूँ कि मैं पूरे आदिकाल को निचोड़ दिया है मैंने। ठीक है, ऐसे प्रश्न लेके आया हूँ जो बार बार रिपीटेड तो है ही हैं, साथ ही साथ कुछ नए प्रश्न हैं। ठीक है, जो परीक्षा में आ सकते हैं, जिनका कुछ अलग आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो थोड़ा ध्यान से देखिएगा, और जो क्वेश्चन आपको अच्छा लगे या खराब लगे तो जरूर कमेंट में बताना है कि क्वेश्चनों का लेवल कैसे है, बहुत खराब है, बहुत अच्छा है। ठीक है, तो इसके लिए आप बिल्कुल थोड़ा सा सहयोग दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पाउंचरियों को किसने पूर्ण किया? देखिए, ये नहीं पूछ रहा है कि किसने लिखा, कह रहा है किसने पूर्ण किया। तो साथियों, पाउंचरियों को किसने पूर्ण किया था? त्रिभुवन। ठीक है, त्रिभुवन ने पूर्ण किया था, जो किसके पुत्र थे? स्वयंभू के पुत्र थे। ठीक है, स्वयंभू ने पाउंचरियों लिखी, लेकिन पूर्ण किसने किया? त्रिभुवन ने। तो क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है, अभिमान मेरु किसे कहा जाता है? अभिमान मेरु किसे कहा जाता है? स्वयंभू, पुष्पदंत, रहमान या जोइंदु? तो दोस्तों, अभिमान मेरु जो संज्ञा है वो दी जाती है पुष्पदंत को। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। पुष्पदंत को अभिमान मेरु कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, पाउंचरियों में कितने कांड हैं? देखिए कितना बेहतरीन प्रश्न है। पाउंचरियों में कितने कांड हैं? 4, 5, 6 या 7? तो कितने कांड हैं पाउंचरियों में? 5 कांड हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। 5 कांड हैं पाउंचरियों में। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। बहुत ही बेहतरीन प्रश्नों का संकलन है। कौन सा कांड पाउंचरियों में नहीं है? ठीक है, बिल्कुल डीपली तक गया है। तो कौन सा कांड पाउंचरियों में नहीं है? विद्याधर कांड, अयोध्या कांड, परशु कांड या सुंदर कांड? पूछ रहा है कौन सा नहीं है, तो याद रखिएगा कौन सा नहीं है। परशु कांड आपका नहीं है। ठीक है, परशु कांड नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। नहीं पूछ रहा है। ठीक है, देख लीजिए कौन कौन से कांड है। विद्याधर कांड, अयोध्या कांड, सुंदर कांड और बुद्ध कांड और उत्तर कांड। ये इतने 5 कांड हैं उसमें लिए गए हैं। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। पाउंचरियों में कितनी संधियां हैं? ठीक है, पाउंचरियों में कितनी संधियां हैं? 90, 83 या फिर 82 या 85? तो पाउंचरियों में कितनी संधियां हैं? कुल 90 संधियां हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही है, जिसमें 2 लोगों ने लिखा था ना। पाउंचरियो रचना जो 2 लोगों ने लिखा, एक तो स्वयंभू ने, उन्होंने लगभग 83 या 84 लिखी, और शेष किसने पूर्ण की? उनके बेटे त्रिलोक ने। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं आगे की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है, किसके अनुसार अपभ्रंश का सर्वप्रथम उल्लेख वल्लभी के राजा धारसेन द्वितीय के शिलालेख में मिलता है? कह रहा है सबसे पहले अपभ्रंश का उपयोग या उल्लेख कहाँ मिलता है, किसके शिलालेख में मिलता है, किसके अनुसार? ठीक है, तो धारसेन के शिलालेख में मिलता है। तो ये चीज कहा किसने, ये पूछा है क्वेश्चन। हजारी प्रसाद, महावीर या फिर शुक्ल जी या बच्चन सिंह? तो किसने कहा? बच्चन सिंह नहीं, शुक्ल के अनुसार ये जो अपभ्रंश है, ये सबसे पहले वल्लभी के राजा धारसेन द्वितीय के शिलालेख में मिलता है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। निम्नलिखित में से, ठीक है, कौन कवि पहले शैव था लेकिन आश्रव दाताओं के अनुरोध से जैन बन गया? पहले वो शैव था। ठीक है, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। पहले शैव था, बाद में क्या बन गया? जैन बन गया। पुष्पदंत, स्वयंभू, रहमान या राम सिंह? तो दोस्तों कौन है वो? पुष्पदंत है। ठीक है, ऑप्शन नंबर इज द राइट आंसर। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। हरिवंश पुराण किस रचना का अन्य नाम है? हरिवंश पुराण किस रचना का अन्य नाम है? पाउंचरियो, रथेमचरियो,
संदेश राशक या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, एक रचना का नाम है हरिवंश पुराण, वो अन्य किस नाम से जानी जाती है, बहुत ही प्रसिद्ध रचना है आदिकालीन। तो सही जवाब हो जाएगा टिट्टिम नेम चिरयू, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए दोस्तों पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। बौद्ध धर्म के चिंतन पक्ष की कौन सी शाखा थी? ठीक है, बौद्ध धर्म के चिंतन पक्ष की कौन से पक्ष में चिंतन किया गया? महायान, हीनयान, उपयुक्त दोनों या कोई नहीं? तो जो चिंतन किया गया वो हीनयान में किया गया, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल को 4 प्रकरण में विभाजित किया, दूसरे प्रकरण का नाम क्या रखा? प्रकरण कह रहा है आदिकाल को, ठीक है, पूरे नहीं, पूरे को तो उन्होंने आदिकाल, भक्तिकाल और फिर रीतिकाल ऐसे नहीं, आदिकाल को 4 भागों में बांटा। तो दूसरा प्रकरण क्या था? ठीक है, ऑप्शन देखते हैं इसके। अपभ्रंश, वीरगाथा, रासो या सभी? तो दूसरा जो था वो क्या था? अपभ्रंश, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। चलिए, क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने तीसरे प्रकरण को क्या नाम रखा? अपभ्रंश, फुटकल, वीरगाथा या सिद्ध? तो तीसरे को क्या रख दिया था? दूसरे को तो अभी पढ़े हैं, तीसरे को उन्होंने रखा वीरगाथा काल। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। उस समय जैसे गाथा कहने से प्रकृति का बोध होता था, वैसे दूहा या दोहा कहने से काव्य भाषा का बोध, ये किसके अनुसार मत है? बहुत बार रिपीटेड है, रामचंद्र शुक्ल ने इसको कहा है। ठीक है, बहुत बार रिपीटेड है, पहले की क्लास में भी मिल चुका है। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बालचंद्र बिजाणी भाषा दुहने लग गए दुज्जन साजा, दुज्जन हाशा, ये रचना, ये पंक्तियां हैं किनके? अमिर खुसरो, विद्यापति, स्वयंभू या सरहपा? तो ये रचना जो है विद्यापति की है, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। अक्षर दिकोश किसकी रचना है? डुम्बिपा, सरहपा, स्वयंभू या रहमान? तो अक्षर कोश जो रचना है वो किसकी है? ऑप्शन नंबर ए डोम्बिपा, ये फा लिख गया है, ठीक है, यहाँ बा होना चाहिए, डोम्बिपा। ठीक है, इनकी और रचनाएं भी हैं जैसे कि योग माया चर्चा। ठीक है, तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। श्रेष्ठता और महत्व के आधार पर किस सिद्ध को प्रथम स्थान प्राप्त है? श्रेष्ठता और महत्व के आधार पर किस सिद्ध को प्रथम स्थान प्राप्त है? सरहपा, सबरपा, कानबा या लुइपा? तो लुइपा भैया सबसे श्रेष्ठ माने जाते थे, ऑप्शन नंबर ए डी, डी आपका सही जवाब हो जाएगा। बौद्ध ओगान दोहा किस भाषा में लिखा गया है? हिंदी या भ्रंश, बांग्ला या प्रकृत? तो ये लिखा गया है बांग्ला भाषा में, ऑप्शन नंबर कौन सा? सी इज द राइट आंसर। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे। बौद्ध गान दोहा के रचनाकार कौन है? हरप्रसाद शास्त्री, हरिप्रसाद द्विवेदी, प्रबोध चंद्र बगाची या रहमान? तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 17, हरप्रसाद शास्त्री। दोस्तों, आपको कैसे लगे रहे हैं क्वेश्चन जरूर बताइएगा, साथ ही साथ वीडियो को जरूर लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हम यहाँ केवल फालतू की बात नहीं करते, बस पढ़ाई करने आते हैं और पढ़ाई करते हैं, आपको क्वेश्चन मिलते हैं, हम लोग प्रैक्टिस सेट करते हैं। ठीक, तो प्रैक्टिस सेटों का जो उत्तर है वो आप मेरे साथ जल्दी जल्दी दे सकते हैं। ठीक है, क्योंकि आप जितना मैं इधर उधर आ करने में टाइम वेस्ट करूंगा ना, कि क्या होगा क्या नहीं होगा क्या होगा, बहुत लंबी क्लास रह जाएगी। ठीक है, ना आपके पास समय है और ना हमारे पास समय है। ठीक है, दोनों लोगों के पास समय की कमी है, तो जल्दी जल्दी हम लोग रिविजन करते हैं और प्रैक्टिस सेट को करते हैं आगे की ओर। किस कवि को राहुल भद्र कहा जाता है? तो स्वयंभू, सरहपा, रहमान या कोई नहीं? तो राहुल भद्र नाम सरहपा का है, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 19, दोहा कोश किसकी रचना है? नागार्जुन, सरहपा, भट्ट केदार, मधुकर कवि? ठीक है, दोहा कोश किसकी रचना है? तो दोहा कोश जो रचना है वो सरहपा जी की है, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। किस
किसे सरोज ब्रज के नाम से जाना जाता है? देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, कई बार ये तो रिपीट हुआ है, ठीक है? रिपीटेड क्वेश्चन है, तो सरहपा, ठीक है? ये कोई नया क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन है। सिद्ध साहित्य में किस रस की प्रधानता आ रही है? प्रधानता रही है। किस रस की प्रधानता? ये भी बहुत रिपीटेड है। तो शांत सिद्ध में तो शांत रस होगा, सीधी-सीधी ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। 21 का सी। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की ओर। जसाहा चरित्र के लेखक कौन है? ये भी रिपीटेड क्वेश्चन। पुष्पदंत, शंभू, सरहपा या रहमान? ठीक है, रहमान लिखा है, ये मिसप्रिंट है, रहमान। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। जसहर चरित पुष्पदंत की रचना है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की ओर। महापुराण में कितने महापुरुषों का जीवन चरित्र वर्णित है? ये थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है। महापुराण में कितने महापुरुषों का जीवन चरित्र वर्णित है? आदिकालीन महापुराण में कितने महापुरुषों का जीवन चरित्र वर्णित है भैया? तो ऑप्शन नंबर 60, 61, 62 या 63? तो 63। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ठीक है, यहाँ पुष्पदंत की रचना भी है महापुराण, इसमें 63 का दिया गया। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट के देखते हैं क्या है। सांकेतिक सांकेतिक अर्थ रखने के कारण किन वाणियों की भाषा को सांध्य भाषा कहा गया है? ये जो सीधे पूछ रहा है, सिद्ध भाषा यानी सांध्य भाषा किन की भाषा है? ठीक है, नाथ, जैन, सूफी या सिद्ध? तो जो सांध्य भाषा है वो है सिद्धों की भाषा। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। चलिए बढ़ते हैं आगे की ओर। संदेश राशक किस प्रकार का काव्य है? अब यहाँ खंड काव्य पूछेगा, किस प्रकार का काव्य है? ऑप्शन देखते हैं। प्रबंध काव्य है, खंड काव्य है, महाकाव्य है, मुक्तक काव्य है? तो संदेश राशक खंड काव्य है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलिए दोस्तों, मजा आ रहा है कि नहीं मजा आ रहा है बताइएगा जरूर। साथ ही साथ एक चीज और, कितने प्रश्न आप सही कर रहे हैं ये भी जरूर कमेंट सेक्शन में बताना, और कैसे कैसे तैयारी चल रही है। पेपर तो समय पर ही होगा, उसमें तो ये तो हमारा काम नहीं है, हम नेता उता तो है नहीं है। तो पेपर की बात तो बोल ही जाने, ठीक। हमारा आपका काम पढ़ना है, तो पढ़ रहे हैं हम लोग। चलिए 26 नंबर देखते हैं। निम्नलिखित किस रचना में कड़वक शैली का प्रयोग नहीं हुआ है? देखिए क्वेश्चन अलग मिल गया, किसमें कड़वक शैली नहीं प्रयोग हुई है? ओमचर्यु, महापुराण, जम्बू स्वामी राशा या फिर पहाड़ दोहा? तो जिसमें नहीं हुई है वो है पहाड़ दोहा, पाहुड़ दोहा। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, पाहुड़ दोहा। ठीक, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। दब्ब शहाव पयाश नामक अपभ्रंश में लिखित ग्रंथ की रचना किसने की? ये दब्ब शहाव पयाश जो अपभ्रंश लिखित ग्रंथ है, ये किसने लिखा है? कहने का मतलब ये शालिभद्र सूरी, जिनधर्म सूरी, देवसेन या अशोक। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, देवसेन। चलते बढ़ते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट ईयर। श्रावकाचार्य की रचना कब हुई? ठीक है, श्रावकाचार्य की रचना कब हुई? 1933, 1932, 1931 या 1935? तो दोस्तों श्रावकाचार्य की जो रचना हुई थी वो हुई थी 1933 में। ठीक है, देवसेन की रचना 1933 में इसकी रचना हुई थी। आदिकाल को खड़ी बोली को काव्य की भाषा बनाने वाले प्रथम कवि, आदिकाल में खड़ी बोली को काव्य की भाषा बनाने वाले प्रथम कवि, बहुत बार रिपीटेड क्वेश्चन है, कौन है? अमीर खुसरो है भाई साहब। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर आगे। नाथों की कुल संख्या कितनी मानी गई? बिना ऑप्शन देके समझ लेना कितने थे। नौ, 9 नाथ थे। ठीक है, 9 नाथ। तो ऑप्शन में मिल जाएगा, ये ए नंबर सही है आपका। चंद्रधर शर्मा ने चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने साहित्यिक अपभ्रंश को किस नाम से पुकारा? अवहट, पुरानी हिंदी, देसी भाषा, अपभ्रंश, तो किस नाम से पुकारा था? उन्होंने पुकारा था पुरानी हिंदी के नाम से। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 32 की ओर। आदिकाल के काव्यों की प्रधान भाषा क्या थी? प्रकृत, पाली, डिंगल पिंगल या खड़ी बोली? तो डिंगल पिंगल इनकी प्रमुख भाषा थी आदिकाल के कवियों की। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 33 की ओर। आदिकाल के साहित्य में उपेक्षित रहा, उपेक्षित का मतलब कौन सा इसमें नहीं था? ठीक है, कौन सी चेतना नहीं थी? तो सामाजिक चेतना थी, धार्मिक चेतना थी, आश्रयदाताओं के लिए तो वो लिखते ही थे, राष्ट्रीय चेतना नहीं थी। ठीक है, राष्ट्र के लिए नहीं सोचते थे, बस
राजा महाराजाओं के पास रहते थे, उन्हीं की गान बखान करते थे, उनसे धन मिलता था, अपना जीवन यापन करते थे, धर्म देखते थे, बस काम खत्म, राष्ट्र के बारे में नहीं सोचते थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 क्या कह रहे हैं? निम्नलिखित में से कौन सी रचना अपभ्रंश की नहीं है? पाउंचर्य, पहुड़ोहा, भविष्य का, चित्रावली। तो सही जवाब हो जाएगा चित्रावली, ये नहीं है। ठीक है, बढ़ते हैं 35 की ओर। अमीर खुसरो का मूल नाम क्या था? अब्दुल रहमान, अबुल हसन, अबुल कलाम या फिर मोहम्मद मलिक मोहम्मद। क्या नाम था? अबुल हसन नाम था इनका, मूल नाम अबुल हसन। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 36 की ओर। निम्नलिखित में से किसका संबंध सिद्ध साहित्य से नहीं है? देखो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, किसका संबंध सिद्ध साहित्य से नहीं कह रहा। ठीक, सरहपा, सबरपा, लुइपा या गोपीचंद। अरे भैया ऑप्शन ही ऐसे लगा दिया कि एकदम सही हो जाएगा, कोई भी मार देगा तुक्का इसमें था, गोपीचंद है। बाकी तो पढ़े हो गए सब। चलिए क्वेश्चन नंबर 37। राहुल वेल किस तरह का नाटक है? ये भी क्वेश्चन बहुत बहुत आसान क्वेश्चन बन गया यार। राहुल वेल किस तरह का नाटक है? बहुत ज्यादा रिपीटेड क्वेश्चन है ये। नाटक है, किस तरह की रचना है? नाटक है, गद्य मिश्र गद्य पद्य मिश्रित चंपू है, शुद्ध काव्य है, सूफी काव्य है। तो बहुत बार रिपीटेड क्वेश्चन है यार, इसमें तो कोई गलत होने वाली बात ही नहीं है। गद्य पद्य मिश्रित चंपू है राहुल वेल। ठीक है, शिलांकृत कृति है, ये भी याद रखना। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन कवि आदिकाल से संबंध नहीं रखता है? अमीर खुसरो, हेमचंद, विद्यापति, गदाधर भट्ट। यार बहुत नॉर्मल है, गदाधर भट्ट, ये संबंध नहीं रखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे देखते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इश्क भरा है देख ले और जगत से दूर, एक अचंभा हमने देखा देहरी का नाशूर। ये जो खुसरो है इसमें क्या कहना चाहते हैं भाई साहब? ये किसके लिए लिखा गया है? सन्यासी के लिए लिखा गया है, कुआं के लिए, खड़हर के लिए, प्रेमिका हृदय। तो इश्क भरा है देख ले जगत से दूर, कुआं है, ऑप्शन नंबर बी, कुआं के लिए लिखा होगा। ठीक है, 39 कुआं के लिए ही है। चलिए बढ़ते हैं आगे की ओर। कालक्रम की दृष्टि से निम्नलिखित रचनाकारों का सही क्रम, क्रम भी देख लिए, पूछ लिया है तो भैया बता दो। पहले सरहपा है, पुष्पदंत है, यही सही है, ऑप्शन नंबर ए। आलाखंड का दूसरा नाम क्या भैया? आलाखंड का दूसरा नाम परमाल रासो, बिसुलदेव रासो, खुम्हार रासो, हमीर रासो। तो आलाखंड का दूसरा नाम तो बहुत ज्यादा आसान है, ऑप्शन नंबर ए, परमाल रासो ही है, और क्या है। चलिए बढ़ते हैं 42 की ओर। बीसल देव रासो के लेखक हैं, वाह वाह, नाल सिंह, नरपति नाल, जगनिकिया, रहमान। हाँ एक चीज और थोड़ा सा ध्यान देना, परमाल रासो ये जो है ये किसने लिखा है? कमेंट में बताना, ठीक है। ठीक, इसमें ऑप्शन में है, 42 में ऑप्शन में वो नाम है। पहले बीसल देव रासो को देख लेते हैं, तो किसकी है? नरपति नाल की रचना है, ऑप्शन नंबर बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 43 पे चलते हैं हम लोग। खुम्माण रासो के लेखक कौन है? नल सिंह, नरपति नल, दलपति विजय, सारंगधर। तो साथियों सही उत्तर हो जाएगा दलपति विजय, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो। क्वेश्चन नंबर 44। दोहा कोश का संपादन किसने किया? हरिहर प्रसाद शास्त्री, राहुल सुकृतियन या फिर किशोरीलाल प्रबोध चंद्र बगाची। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, प्रबोध चंद्र बगाची। संपादन पूछ रहे, ठीक है, ध्यान देना। माधव हम परिणाम निराशा पंक्ति के लेखक हैं। माधव हम परिणाम निराशा पंक्ति के लेखक हैं कौन? विद्यापति, खुसरो, नल सिंह, दलपति विजय। तो कौन है भैया? ये हैं महाशय आपके विद्यापति जी, ऑप्शन नंबर ए। आत्मबोध किसकी रचना है? जलंधर नाथ, मत्येंद्र नाथ, मत्स्येंद्र नाथ, गोरखनाथ। तो ऑप्शन नंबर सी ही सही है, गोरखनाथ। क्वेश्चन नंबर 47 पे चलते हैं। गोरखनाथ की रचनाओं का संकलन गोरखबानी नाम से किसने किया?
प्रबोधचंद, पीताम्बर दत्त पड़थवाल, राहुल सक्रेतियान। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 48 की ओर। संदेश रासक में किसका चित्रण किया गया है? विक्रमपुर की योगिनी का, भयानक रस का, रामगढ़ की योगिनी का या जयपुर की योगिनी का? तो उत्तर आपके लिए प्रस्तुत है, ए नंबर सही जवाब है। चलिए, विद्यापति की कौन सी रचना संपादित होकर अभी तक प्रकाशित नहीं हुई? बहुत बार रिपीटेड क्वेश्चन है। कीर्तिलता, कीर्ति पताका, पदावली, इनमें से कोई नहीं, तो सही जवाब हो जाएगा कीर्ति पताका, अभी तक प्रकाशित नहीं हुई। आज का 50वां क्वेश्चन, वन एंड आखिरी, शाहजहां के प्रवर्तक कौन है? सरबपा, सबरपा, लुइपा, सरहपा या डोम्बिपा? तो जाहिर सी बात है कौन होंगे? सरहपा। चलिए दोस्तों, मिलते हैं आपसे प्रैक्टिस सेट नंबर 3 पे, जो होगा हमारे उपन्यास से। ठीक है, अब मैं उपन्यास लूंगा, या तो उपन्यास ही ले आता हूँ इस बार। ठीक है, उपन्यास प्रैक्टिस सेट नंबर 3 उपन्यास से होगा। तो वीडियो को जरूर लाइक करिएगा, साथ ही सब्सक्राइब करना चैनल को मत भूलना।